जय हिंद टू यू ऑल गाइज। माय नेम इज विक्रम एंड गाइज आई वेलकम यू टू एसएससी बी। सो गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी बी में पॉलिटी की सीरीज चल रही है, जिसका कि आज लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें आज हम लोगों ने फर्स्ट इंटरिम कैबिनेट, क्या होता है इंटरिम कैबिनेट, यानी कि अंतरिम सरकार, अंतरिम कैबिनेट, मंत्रिमंडल, मंत्रियों का समूह, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो हमने ये पढ़ना है। दूसरा हमने पढ़ना है माउंट बैटन प्लान को, जिसको कि हम 3rd जून प्लान कहते हैं, और इसी 3rd जून प्लान के तहत भारत को आजादी प्राप्त हुई थी। तो ये दोनों हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सो गाइज, आपने करना क्या है, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, सो गाइज आपको एसएससी बी टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। सिंपली आपने टेलीग्राम में एसएससी बी को सर्च करना है और चैनल को ज्वाइन करना है। सो गाइज, मैं वहां पे डेली करंट अफेयर्स भी डालता हूं, डेली क्वेश्चंस भी डालता हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले। सो गाइज, हमारा आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं भारत के फर्स्ट इंटरिम कैबिनेट की या फिर गवर्नमेंट की, इसको हम बोलते हैं अंतरिम सरकार। व्हाट इज अंतरिम? अंतरिम का मतलब होता है जब भी कोई नया देश बनता है, कोई नया राज्य बनता है, तो वहां पर सरकार चुनी भी नहीं आती है, क्योंकि उसको चलाने के लिए एक सरकार पहले से होनी चाहिए, और वहां वो देश तो अभी आजाद हुआ है। तो इसीलिए फर्स्ट इंटरिम कैबिनेट यानी कि अंतरिम सरकार का गठन कराया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। अगर राज्य नया बना है तो केंद्र सरकार करेगा, और अगर केंद्र में ही ऐसा है तो कुछ जो समूह होते हैं जो उस देश को चला रहे होते हैं, जिससे पहले उस देश में किसी देश ने राज किया होगा, तो वो लोग वहां पे बना के जाते हैं। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट या फिर कैबिनेट। मंत्रिमंडल है तो गवर्नमेंट बनेगी। तो यहां पे अगर मैं आपको बताता हूं, जो हमारा पहला कैबिनेट था, पहला मंत्रिमंडल था, तो वो 15 अगस्त 1947 तक रहा था। इसके पीछे रीजन क्या है कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। क्योंकि यहां पे आपने देखना है पाकिस्तान का एक तरीके से क्रिएशन हुआ था। पाकिस्तान क्या हुआ था? पाकिस्तान का निर्माण होने के बाद जो पाकिस्तान यानी कि मुस्लिम लीग के सदस्य थे, उन्होंने जो पहला मंत्रिमंडल था उससे इस्तीफा दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था, और उसके बाद वो मंत्रिमंडल वहीं पर ही समाप्त हुआ माना जाता है। अगर हम बात करें तकनीकी रूप से, टेक्निकली, तो जो मेंबर्स थे वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, तो यही लोग इसमें आ गए दोबारा से। वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या होती है? यानी कि वायसरॉय की कार्यकारी परिषद। हालांकि आपको पता है जब हमारा पहला अंतरिम सरकार बनी, उससे पहले भी विभाग थे, डिपार्टमेंट्स थे, पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट हो गया था, मंत्रिमंडल स्टार्ट हो गया था। तो वही लोग जो थे उन्होंने ही क्या बनाया था, हमारा पहला कैबिनेट बनाया था, यानी कि पहली मंत्रिमंडल, पहली अंतरिम सरकार का गठन किया था। अब जो वायसरॉय थे इस कैबिनेट के हेड थे, जैसे कि आज की डेट में आपको मिलेगा COM यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसके हेड होते हैं प्रधानमंत्री। तो उसी प्रकार से यहां पे JL नेहरू इसके क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट थे, यानी कि उपाध्यक्ष थे। अब यहाँ पे उपराष्ट्रपति नहीं बोलेंगे, वो यहाँ पे उप क्या थे? एक तरीके से अध्यक्ष थे। और अगर मैं अध्यक्ष की बात करूं तो वो थे भारत के वायसरॉय, जो उस समय भारत पे वायसरॉय का पद संभाल रहे थे। अब होता यह है कि जो जवाहरलाल नेहरू है ये इसके वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, साथ ही साथ 11 मेंबर भी और थे जिन्होंने इसकी शपथ ग्रहण करी थी। कब? 2 सितंबर 1946 को। यानी कि अगर मैं बात करूं हमारा पहला मंत्रिमंडल कब आया था, तो वो था 2 सितंबर 1946 को भारत की पहली सरकार बनी है। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस किस को क्या क्या विभाग मिले थे, क्योंकि यहां से आपके लिए क्वेश्चन ये आएगा कि पहला रक्षा मंत्री कौन था। अगर हाँ वहां पे स्पेसिफिकली बोला है कि फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट होती है ये इलेक्टेड नहीं होती है, ये होती है नॉन इलेक्टेड, क्योंकि इसको अंतरिम तरीके से बनाया गया है। जो वहां पे इससे पहले राज करते थे ये होती है अनइलेक्टेड। और अगर क्वेश्चन आता है इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो वो तो आएगा आपका 1947 के बाद जो चुनाव हुए थे 1951 में, 1950 से 51 के बीच में जो पहले आम चुनाव हुए थे, उसके बाद जो सरकार चुन के आई थी, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो ये थी अनइलेक्टेड यानी कि इंटरिम थी। तो यहां पर भी मंत्रिमंडल बना था, मंत्रालय बने थे, डिपार्टमेंट्स बने थे, जिसके की हेड मैं आपको अभी यहाँ पे बताऊंगा। जैसे कि इसके हेड जो वायसरॉय थे, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, वो थे लॉर्ड विंसेंट वेवल, यानी कि लॉर्ड वेवल उस समय इस कैबिनेट के अध्यक्ष थे। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष थे। तो
जो जवाहरलाल नेहरू जी थे ये इस काउंसिल के यानी कि इस मंत्रिमंडल के उपाध्यक्ष थे और इनको एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश मंत्रालय दिया गया था, साथ ही साथ में कॉमनवेल्थ रिलेशन भी दिया गया था, यानी कि राष्ट्रमंडल संबंध। राष्ट्रमंडल देश कौन से होते हैं? जहां पर इंग्लैंड ने कभी राज किया होता है, उन सभी को मिलाकर एक कॉमनवेल्थ स्टेट बनाया जाता है। तीसरा यानी कि गृह मंत्रालय, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, जो कि आज की डेट में आप देखते हो। तो ये थे सबसे पहले वल्लभ भाई पटेल, यानी कि सबसे पहले होम मिनिस्टर हमारे कौन है? वल्लभ भाई पटेल। एग्रीकल्चर एंड फूड यानी कि कृषि एवं खाद्य किसको मिला? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। यहां पे आपने इसको ध्यान देना है। आर्ट एंड एजुकेशन यानी कि कला और शिक्षा का जो मंत्रालय मिला था वो थे हमारे सी राजगोपालाचारी। और कॉमर्स यानी कि वाणिज्य था आई.एस. चुंद्रीगर, जो कि मुस्लिम लीग, जो भी यहाँ पे मैंने ML से मैंने डिनोट किया है दैट इज मुस्लिम लीग, और जिसको मैंने डिनोट नहीं किया है दे आर फ्रॉम कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। अगर मैं बात करता हूं डिफेंस की यानी कि रक्षा मंत्रालय किसको मिला? बलदेव सिंह। तो हमारे भारत के फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन है? बलदेव सिंह। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप स्टार लगा सकते हो। अगर मैं बात करूं हमारे वित्त मंत्रालय की तो ये थे लियाकत अली खान। अब यही लियाकत अली खान जब पाकिस्तान बनता है तो ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं लेबर की तो ये जगजीवन राम को दिया गया। ये जगजीवन राम भारत में सबसे लंबे समय के लिए मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। वर्क माइंस एंड पावर, ठीक है, वर्क माइंस एंड पावर किसको दिया गया? CH बाबा। आपको पता है ना भारत में अगर किसी ने एक तरीके से परमाणु शक्ति भारत को टेक्नोलॉजी के रूप में अगर आगे बढ़ाया दैट इज कॉल्ड CH बाबा। पोस्ट एंड एयर, डाक और वायु, ये किसका है गाइस? अब्दुल रब निस्तार, मुस्लिम लीग के थे ये, ठीक है। एयर से मतलब है एयर इंडिया या फिर एयर एक तरीके से ट्रेवलिंग, एक तरीके से आप मान सकते हो। रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट यानी कि रेल और परिवहन किसको दिया गया? आसफ अली को दिया गया। ये INC से थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि INC में मुस्लिम जो मिनिस्टर नहीं थे, INC में भी बहुत ऐसे मंत्री जैसे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि भारत के पहले क्या हुए? शिक्षा मंत्री हुई इलेक्टेड गवर्नमेंट के, तो वो भी INC से थे। एजुकेशन एंड आर्ट तो ये मिला गया सी राजगोपालाचारी को, बता चुका हूं पहले भी। हेल्थ दी गई थी गंजाफर अली खान को, मुस्लिम लीग के थे। और लॉ यानी कि कानून दिया गया था जोगिंदर नाथ मंडल, जो कि मुस्लिम लीग के सदस्य थे। तो आपको पता है ना कि मुस्लिम लीग को भी जोड़ दिया गया था, किसमें? फर्स्ट कैबिनेट में, क्योंकि वो जुड़ना नहीं चाहते थे। वो बोल रहे थे कि हमारी डिमांड है पाकिस्तान को बनाया जाए, उसके बाद हम जुड़ेंगे। अब पाकिस्तान को बना देते तो कैसे जुड़ते? नहीं जुड़ पाते। तो पाकिस्तान को बनाए बिना ही इनको हमने मंत्रिमंडल में जोड़ दिया और इनसे वादा किया था कि हाँ, जो आपकी बात है उसको हम आगे रखेंगे। अब अक्टूबर 1946 के एंड में होता क्या है कि जो वॉइसरॉय होते हैं ये सक्सेस हो जाते हैं कि मुस्लिम लीग को इंटरिम जो गवर्नमेंट है उसमें लाया जाए। और दोबारा से 26 अक्टूबर 1946 को क्या करा जाता है? मुस्लिम लीग को मिलाया जाता है INC के साथ साथ में और पहली अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। तो जो 5 मेंबर थे ओरिजिनली, क्योंकि जो पहले अंतरिम सरकार थी वो सिर्फ INC की थी, लेकिन यहाँ पे वो बता रहा है कि वॉइसरॉय सक्सेस हो गए मुस्लिम लीग को इस इंटरिम गवर्नमेंट में लाने के लिए। तो अब 26 अक्टूबर में जब मुस्लिम लीग तैयार होगी कि हाँ हम भी भारत के पहले मंत्रिमंडल में आएंगे, तो 5 जो ओरिजिनल मेंबर्स थे उनको उनके पद से हटाया गया और 5 जो मेंबर्स थे वो मुस्लिम लीग के लाए गए हमारी फर्स्ट इंटरिम कैबिनेट में। तो ये आपने इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इंटरिम कैबिनेट और उससे रिलेटेड पॉइंट्स को। दूसरा आता है हमारा माउंटबेटन प्लान, जिसको हम 3 जून प्लान कहते हैं। अब इस 3 जून प्लान से ही क्या होता है? ये 3 जून प्लान भारत के लिए आजादी लेके आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मार्च 1947 में क्या होता है? लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ये भारत के वॉइसरॉय बन के आते हैं। और ये किस लिए आते हैं? ताकि जो सत्ता है, जो पावर है, वो स्मूथली भारतीयों के हाथ में दे दी जाए। अब ये भारत पहुंचते हैं 22 मार्च 1947 को और बहुत ही जल्द इनको ये पता चल जाता है, ये एक कंक्लूजन में आ जाते हैं कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग का साथ कार्य करना, साथ काम करना, साथ सरकार चलाना, क्योंकि दोनों में मतभेद है। दोनों के जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है वो पूरे के पूरे अलग हैं। क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि एक नए देश पाकिस्तान का निर्माण हो,
और यहाँ पे जो आईएनसी है यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वो चाहती थी कि भारत का विभाजन ना हो और भारत एक संपूर्ण देश जैसा पहला था वैसा ही बना रहे, और उसके लिए मुस्लिम लीग इनके साथ में नहीं थी। तो ये समझ गए थे जो हमारे लॉर्ड लुईस माउंटबेटन थे कि भाई अब इंटरिम जो गवर्नमेंट है हमारी, उसमें जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनेगी, जो संविधान बनाएगी भारत के लिए, यानी कि जो उस टाइम में पाकिस्तान भी भारत में था, तो यहां पर ये लोग साथ देने वाले नहीं है मुस्लिम लीग वाले। ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे विद्रोह करेंगे, ये लोग यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और हो सकता है दंगे बढ़े, वायलेंस बढ़े, कई लोगों की जाने भी जाए। तो यहाँ पे वॉइसरॉय को समझ में आ गया था जो लॉर्ड लुईस माउंटबेटन थे कि यहाँ पे ये लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि अगर हमें दंगों से बचना है, कम्युनल वायलेंस से बचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो पावर है, जो सत्ता है जो अंग्रेजों के पास में अभी वर्तमान में, उसे भारतीयों को देना पड़ेगा और भारतीयों को बोलना पड़ेगा कि आप जो आपका भविष्य है वो आप दोनों आपस में मिलके तय कर लो, क्योंकि इससे क्या होगा, निर्दोष लोग मारे जाएंगे। अब होता यह है कि ना मुस्लिम लीग मानती है और ना ही कांग्रेस मानती है, तो पार्टीशन होके रहता है। ठीक है, तो ये दिन डिसाइड करा जाता है 15 अगस्त 1947 का कि भाई ट्रांसफर ऑफ पावर करा जाएगा, यानी कि सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा, सत्ता को दे दिया जाएगा। 15 अगस्त को मिली भारतीयों को आजादी, 14 अगस्त 1947 को मिली पाकिस्तान को आजादी। जो लॉर्ड लुईस माउंटबेटन थे वो 14 अगस्त को गए पाकिस्तान में, उनके हाथ में सत्ता सौंपी और 15 अगस्त को वो भारत में आए। 15 अगस्त को आधी रात को बोला जाता है 2 बजे की बात है, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू को सत्ता सौंपी जाती है और रात को ही ये अनाउंस कर दिया जाता है कि भारत अब अंग्रेजी शासन से आजाद हो चुका है, अब ट्रांसफर ऑफ पावर हो चुका है। अगर मैं बात करता हूं माउंटबेटन प्लान की, ये 3 जून 1947 को इशू हुआ था, तो इसीलिए इसे हम 3 जून प्लान भी कहते हैं। और इस स्टेटमेंट के साथ साथ ये कहा जाता है कि भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई जाएगी, भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण करा जाएगा जो भारत के लिए संविधान बनाएगी, क्योंकि एक देश के लिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत जरूरी है। और इन्होंने ये बोला कि जो पार्ट्स भारत में जुड़ना नहीं चाहते हैं आप उन्हें जबरदस्ती नहीं करेंगे, फोर्स नहीं करेंगे कि भारत में जुड़े या फिर पाकिस्तान में जुड़े, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो। लेकिन आपको पता है अंत में हैदराबाद जैसा हो गया, जूनागढ़ जैसा हो गया, इन पे कानूनी कार्रवाई, इनमें मिलिट्री ऑपरेशन करने पड़े क्योंकि ये भारत में जुड़ना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, तो कुछ चीजें हुई बाद में जो कि एक्सेप्टेबल नहीं थी, यानी कि जो मान नहीं सकते थे कि हाँ हैदराबाद ऐसा करेगा, लेकिन उसने बाद में भारत में उसको जोड़ा गया। तो 3 जून प्लान इसको कहा जाता है और जिसके तहत संविधान सभा का निर्माण के लिए भी बात की गई थी। अब इसने एक प्रोसीजर ले डाउन करा। अब वो प्रोसीजर क्या था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाएगी दोनों देशों के लिए। ठीक है, होल स्कीम इट वाज ऑब्वियस वाज द नॉट द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू पाकिस्तान एंड इंडिया। अब ये बोल रहा है कि यहां पर अभी तक तो हम ये बात ये कह रहे हैं कि भारत ही है, संविधान सभा भारत के लिए बनेगी, लेकिन ये इनएविटेबल था, यानी कि ये आमंत्रणीय था कि हमने इसको निमंत्रण नहीं दिया था कि भारत का विभाजन होगा, क्योंकि किसी ने ये नहीं माना था कि भारत का विभाजन अंत में कर दिया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू अंत में थक चुके थे, समझाते समझाते मुस्लिम लीग के जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, हेड थे, वो मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि कई बार गांधी जी ने भी, क्योंकि गांधी जी के वो शिष्य थे, गांधी जी ने भी काफी कोशिश करी कि उनको वापस लाया जाए भारत में, भारत का विभाजन ना करा जाए, लेकिन वो नहीं माने और अंत में सबने थक हार के पाकिस्तान बनाने के लिए हामी भर दी थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि संविधान सभा का निर्माण तो कर दिया गया था, लेकिन वो उसके बाद क्या होता है, एक तरीके से भारत का विभाजन होता है और वो जो संविधान सभा थी उसमें सिर्फ और सिर्फ भारत के ही आपको क्या देखने को मिलेंगे, सदस्य देखने को मिलेंगे जिन्होंने भारत के लिए संविधान बनाया। और भारत आज एक क्या बन चुका है, सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका है, सबसे बड़ा लिखित संविधान भी इस दुनिया में भारत के पास आपको देखने को मिलता है। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा लेक्चर नंबर 13। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।